नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था डिटेल सिलेक्शन बैच में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। इस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। इस एक्ट को हम लोग 6 मेजर पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। 6 मेजर पॉइंट कौन कौन से रहेंगे कि इसके द्वारा मोनोपोली का क्या हुआ, जो अभी तक कंपनी को मोनोपोली प्राप्त थी उस मोनोपोली का क्या अपडेट रहा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल किस तरह से रहा, इसमें जो लोकल गवर्नमेंट थी उनका क्या प्रशासन कार्यक्रम रहा। साथ में चर्चा करेंगे इसमें टैक्स रेवेन्यू सिस्टम का किस तरह से रहा कि टैक्स रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से हो। लास्ट एक पॉइंट बनाएंगे अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से चार्टर एक्ट 1833 को क्यों जाना जाता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन तथा हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो मुख्य तौर पे व्यापार करने आई थी, इसमें धीरे धीरे लॉस होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस लॉस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ऐसा रूल्स चाहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ऐसा करना चाहती है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त कमियों को दूर कर सके। उसके लिए उसने पहला एक्ट बनाया जिसको जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसके तहत मुख्य पॉइंट्स कौन थे? तो एक, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल का जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन 2 प्रेसिडेंसी ले आई गई। कौन कौन से? मद्रास प्रेसिडेंसी व बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बंगाल के गवर्नर के पद का नाम क्या होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। परंतु इसमें कई समस्याएं भी विद्यमान थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना न हो गई, बम्बई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। पहला ड्रॉबैक्स क्या था? जो विषयों का स्पष्ट तौर पे विभक्तिकरण नहीं था। मद्रास प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास जो विषय थे उसी पर कभी कभी रूल्स बंगाल प्रेसिडेंसी भी बना देती थी। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के मध्य कोई नहीं था। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उस परिषद में 4 सदस्य होते थे, तो ये 4 सदस्य खुद ही कोई निर्णय ले लेते थे और उसमें गवर्नर जनरल की क्लाइमेट रहता था। गवर्नर जनरल ही रिस्पॉन्सिबल होता था। इसको सुधारने के लिए 1781 का चार्टर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1781 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये दोनों 1783 में व्याप्त, रेगुलेटिंग एक्ट 1783 में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए आए थे। जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था इसके तहत 2 पॉइंट्स किए गए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? गवर्नर जनरल को स्वायत्त सत्ता दे दी गई कि उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आप भारतीयों के समक्ष में या भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में जब भी निर्णय देंगे तो भारतीयों की आस्था, व्यक्तिगत इच्छा, इन पर भी ध्यान देंगे कि भारतीयों की आस्था क्या है, भारतीयों के रिचुअल्स क्या है, भारतीयों के रूल्स क्या है। मतलब हिंदुओं में जब भारतीयों में आप हिंदुओं को रूल दे रहे हैं तो हिंदुओं की बुक को ध्यान रखेंगे, और मुस्लिमों को देंगे तो मुस्लिमों के कानून को ध्यान में देख रखेंगे। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया? कंपनी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के बारे में। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये क्या 6 सदस्यों की थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट क्या थी? ये 24 सदस्यों की एक कमेटी है। 24 सदस्यों की कमेटी को रिपोर्ट कौन करता था? गवर्नर जनरल करते थे। ये गवर्नर जनरल थे कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, इसमें 6 सदस्यों की टीम थी। ये 6 सदस्य कौन कौन से थे? 4 प्रीवी थे, एक एक्सक्लूसिव था तथा एक क्या था? एक ब्रिटेन का सेक्रेटरीट मंत्री होता था, सचिव होता था। फिर हम लोग चर्चा करते हैं 1783 के बाद। फिर हम लोगों ने चर्चा करते हैं आज 1800 कल की थी 1813 के बारे में। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? इसमें कौन कौन से? इसमें कंपनी को 20 सालों का एक्सटेंशन दिया गया था। 20 सालों के एक्सटेंशन के साथ क्या किया गया? 20 सालों का एक्सटेंशन तो मिल ही चुका था। साथ में कंपनी को केवल चाय के साथ व्यापार में एकाधिकार प्राप्त था, चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। परंतु इसको भी 20 साल के लिए बढ़ाया गया कि 20 साल बाद सन 1833 में फिर से एक एक्ट आएगा जिसमें इस तरह का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके अलावा क्या हुआ था? ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश कराना। क्या था? ईसाई मिशनरी भारत में आ गए थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ईसाई मिशनरियों के साथ क्या देखने को मिला था? साथ में देखने को मिला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रूल्स बनाया गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सालाना 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारतीय शिक्षा पे। तो 1 लाख रुपए खर्च करने के बारे में अब चर्चा करते हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में।
हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 में कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे। चार्टर एक्ट 1833 को पढ़ने के लिए आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। हम लोग पूरी चर्चा किस तरह से करेंगे, पूरी चर्चा हमारे मुख्य 6 पॉइंट्स में रहेंगे। मोनोपोली के बारे में, कंट्रोल के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंट्रोल कौन कर रहा था, केंद्रीय कंट्रोल का क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और साथ में रेवेन्यू के मॉडल में। ये 6 मॉडलिंग प्रक्रिया रहेंगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मोनोपोली के बारे में कि मोनोपोली का क्या कार्य था। देखिए, अब मोनोपोली के बारे में जब देखेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 से पहले जो 1813 का आया था, उसमें केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। परंतु 1833 के बाद से मोनोपोली पूर्णतः समाप्त कर दी गई, मोनोपोली समाप्त कर दी गई। अब किसी भी तरह की मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रही, ना चाय का व्यापार, ना चीन के साथ व्यापार, ना भारत के साथ व्यापार करना। अब भारत के साथ या चाहे किसी का भी बिजनेस करने के लिए इस अपने क्षेत्रों में, एशिया क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी आ सकती थी। मतलब अब इस कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। और सेकंड काम किया गया, अब ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मुख्य कार्य भारत में व्यापार करना था, अब इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके प्रशासनिक एकाधिकार की ओर अग्रसर हो जाएगी। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में रूल्स करने लगेगी, अपने क्षेत्रों में रूल्स करने लगेगी। इससे पहले एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश प्रोविंस की जगह अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करने लगी, अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी होती थी उसकी जगह ब्रिटिश प्रोविंस का लेटर यूज करने लगी थी कि भारत ब्रिटिश प्रोविंस कहलाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं मोनोपोली क्या हुआ। मोनोपोली कंफर्म हुआ, मोनोपोली पूर्णतः समाप्त हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मोनोपोली नहीं रही। अगर कंट्रोल के बारे में चर्चा करें तो देखो, कंट्रोल से पहले पढ़ लेते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया गया था, जिसको अभी तक हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के नाम से जानते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल के पद के नाम से जानते थे। इस पद को रीनेम कर दिया गया और अब इसको हम लोग भारत का गवर्नर जनरल जानेंगे। क्या, भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना करेंगे, भारत का गवर्नर जनरल के पद के नाम से जानेंगे। याद रखना, पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं वो भी याद रखिए, लॉर्ड विलियम वेंटिंग। लॉर्ड विलियम वेंटिंग पहले, सबसे पहले बनते हैं गवर्नर जनरल। क्या था, विलियम वेंटिंग। मैं लिख देता हूँ, चलिए ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब विलियम वेंटिंग तो बन जाते हैं, परंतु इसके साथ एक पॉइंट्स और याद रखिए, जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल का क्या हुआ। हकीकत में क्या था, अभी तक मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये दोनों प्रेसिडेंसी के पास अपनी स्वायत्त सरकार होती थी और ये सरकार रिपोर्ट करती थी बंगाल को, बंगाल प्रेसिडेंसी को। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी व बॉम्बे प्रेसिडेंसी पूर्णतः समाप्त कर दी गई, प्रेसिडेंसी सरकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और एकमात्र शासन बचा भारत का गवर्नर जनरल। और ये भारत का गवर्नर जनरल संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पर कार्य करेगा, संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पे वर्क करेगा। मतलब भारत का गवर्नर जनरल जो है वो पूरे ब्रिटिश प्रांतों पर अपने रूल्स बनाएगा और रूल्स लागू करेगा। इसके रूल्स लागू बनाने और लागू करने के लिए 2 तरह की कमेटी थी। जैसे अभी तक क्या था, अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट थे, साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का क्या काम था, इनका काम था कि जितने भी कॉमर्शियल डिसीजंस होते थे वो ये लेते थे और जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन लेते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर लेते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आप दोनों मिलकर ब्रिटिश प्रांत में पॉलिटिकल निर्णय ही लेंगे और इनका मुख्य कार्य हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में स्टेबल करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में स्टेबल करना, इनका मुख्य कार्य हो जाएगा। कंट्रोल के बारे में क्या है, देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी दोनों को समाप्त कर दिया गया, दोनों को कोलैब करके भारत प्रेसिडेंसी बनाई गई। मतलब अब संपूर्ण भारत में जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल एरिया है सब पे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन करेगी और उसके लिए एक पद बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना रही। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में जैसे पहले 6 सदस्य रहते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट में पहले 24 सदस्य रहते थे। इनकी सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये कमर्शियल डिसीजन ना लेके ये केवल और केवल पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे और ये भी पॉलिटिकल डिसीजन में ही हेल्प करेंगे। ठीक, कंफर्म हो गया, ये कंफर्म, 2 कंफर्म, 3 कंफर्म। ठीक, आगे पॉइंट्स देखते हैं, आगे पॉइंट्स को क्या कहते हैं।
ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी समाप्त हो गई, ये भी प्रेसिडेंसी समाप्त हो गई, रेवेन्यू के बारे में। चलिए, रेवेन्यू से पहले एक पेज और लगाते हैं और एक पेज के बारे में थोड़ा सा और रीड करते हैं किस तरह से। मैं थोड़ा सा चेंज, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, एक चीज और ध्यान रखना, मद्रास प्रेसिडेंसी समाप्त हो चुकी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी समाप्त हो चुकी थी, वह बंगाल प्रेसिडेंसी का भी अब नामो निशान नहीं बचा था। अब केवल भारत का गवर्नर जनरल होता था, और भारत का गवर्नर जनरल होता था, और ये गवर्नर जनरल संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रों पे प्रशासन कर रहा था। ठीक है, और इसकी हेल्प के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, दोनों स्थापना कर रहे थे। इसकी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसके बारे में याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में सन 1813 के चार्टर एक्ट तक कितने लोगों की सदस्य की कमेटी थी? एक गवर्नर जनरल होते थे और इसके साथ 3 लोगों की कमेटी थी। इसमें एक नया सदस्य आता है जिसको हम लोग लॉ मेंबर्स के नाम से जानते हैं। एक नया मेंबर कौन आता है? लॉ मेंबर के तौर पे। लॉ मेंबर के तौर पे क्यों आया? अब ये कार्य क्या करेगा? अब ये भारत में जो गवर्नर जनरल है उनकी मदद करेगा लॉ बनाने हेतु। अर्थात एक चीज पॉइंट और याद रखिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक नए मेंबर लॉ मेंबर शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की गवर्नर परिषद के अंतर्गत एक नए मेंबर लॉ मेंबर की स्थापना की गई, लॉ मेंबर को शामिल किया गया। अब ये लॉ मेंबर क्या करेगा? लॉ मेंबर लॉ बनाने में मदद करेगा। अर्थात अभी तक क्या था? अभी तक जब कभी भी गवर्नर जनरल कोई भी रूल्स बनाता था, वो रूल्स ब्रिटिश सदन में जाके पास होता था, उसके बाद भारत पे लागू होता था। अब क्या है? अब भारत में ही एक विधिवेत्ता होगा। भारत में क्या होगा? विधिवेत्ता होगा, 3 सदस्य होंगे और एक गवर्नर जनरल होगा। ये चारों मिलकर किसी भी रूल्स को बनाएंगे तो रूल्स नहीं, वो एक्ट की तरह बनेगा और वो भारत पे वो लागू किया जा सकेगा। ठीक, कंफर्म। अगले पॉइंट्स देखते हैं। अगले पॉइंट्स क्या? रेवेन्यू के मैटर में क्या था? ठीक है, कहाँ गया रेवेन्यू? रेवेन्यू कंफर्म हो गया। चलिए, रेवेन्यू का मैटर ये था कि जैसा अभी तक क्या था, कंपनी के पास 2 तरह से रेवेन्यू आता था, एक कमर्शियल ट्रेड के माध्यम से, सेकंड पॉलिटिकल ट्रेड के माध्यम से। तो कमर्शियल ट्रेड तो पूर्णतः समाप्त हो गया था, अब केवल पॉलिटिकल ट्रेड के माध्यम से रेवेन्यू आता था। अब हम लोग एक पॉइंट्स और चर्चा करते हैं कि इसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से क्यों जानते हैं। सेंट हेलेना एक्ट के नाम से क्यों जानते हैं? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक छोटा सा द्वीप है जिसको सेंट हेलेना के नाम से जानते हैं। इस हेलेना द्वीप का एरिया कितना? इसका एरिया केवल 16:8 है किलोमीटर में। मतलब ये बहुत छोटा सा क्षेत्र है, परंतु ये जरूरी क्यों पड़ता है? देखिए, सबसे पहले क्या था, आप देखिएगा, जब कभी भी कोई ईस्ट इंडिया ब्रिटेन से भारत आता था तो ब्रिटेन से भारत आते के समय लंबा समय पड़ता था, तो सेंट हेलेना एक्ट पे थोड़ी देर के लिए रुकता था, रुकने के बाद पुनः वो भारत की ओर यात्रा तय करता था। सेम इसी प्रकार 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ये कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कंपनी का केवल और केवल प्रशासनिक एकाधिकार शामिल करने के रूप में एक छोटा सा टापू था, जिसके बाद कंपनी अपने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके प्रशासनिक एकाधिकार की ओर अग्रसर हो रही थी। इस वजह से इसे सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और सबसे जरूरी, अपने मत को कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के लिए मैं लगातार आतुर रहता हूँ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।